Hello friends, welcome to my YouTube channel Nursing Classes. Today my topic is dialysis. Firstly मैं आपको बताऊंगी कि किडनी क्या वर्क करती है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। किडनी हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालती है। किडनी एक और मेन फंक्शन करती है, काम करती है, वो क्या करती है, सॉल्ट और जो मिनरल्स होते हैं बॉडी में उसको जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखती है। जो भी हमारा सॉल्ट होता है बॉडी में उसको मेंटेन करके रखती है। जब किसी भी पर्सन की किडनी ख़राब हो जाती है तो उसके बीपी में फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाती है। इसमें पेशेंट का जो बीपी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके लिए पेशेंट जो है क्या रिकमेंड करते हैं, डायलिसिस प्रोसीजर के लिए। जब किसी भी पर्सन की किडनी जो है वो डैमेज हो जाती है या 95% या 85% जो है वो डैमेज हो जाती है तो डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं फॉर द डायलिसिस। डायलिसिस क्या एक प्रोसीजर होता है और एक आर्टिफिशियल किडनी होती है जिसके थ्रू जो है जो भी पेशेंट का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम जो है बाहर निकालते हैं। किसके थ्रू? आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू। अब मैं इसको आपकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगी, क्या डेफिनेशन होती है। डायलिसिस इज अ प्रोसीजर यूज्ड टू करेक्ट द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट इन रीनल फेलियर। इसमें हमने क्या करना होता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को जो है करेक्ट करना होता है और जो भी पेशेंट का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको जो होता है रिमूव करना होता है। अब कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, सॉल्ट हो गया, जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम जो है निकालते हैं। किसके थ्रू? डायलिसिस के थ्रू। नाउ द पर्पसेस ऑफ डायलिसिस। क्या क्या पर्पस होते हैं, क्यों करते हैं हम डायलिसिस, किस लिए करते हैं? टू मेंटेन द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। हमने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना होता है। रिमूव एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस टॉक्सिन्स, जो भी ड्रग्स होते हैं, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए हम डायलिसिस करवाते हैं। नाउ द इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस। अब क्या क्या इंडिकेट होगा कि हम कब कब जो है हम डायलिसिस इंडिकेट करते हैं। जैसे एक्यूट कंडीशन में हम कब जो है डायलिसिस के लिए बोलते हैं। क्रॉनिक कंडीशन में कब जो है हम डायलिसिस के लिए बोलते हैं। जैसे एक्यूट में कब बोलेंगे हम, जैसे इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी हो गया हो, इंटॉक्सिकेशन हो गया हो, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया हो फ्लूइड का बॉडी में, बहुत ज़्यादा यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो बॉडी में, इस वजह से हम जो है डायलिसिस रिकमेंड करते हैं। जब पेशेंट का जीएफआर रेट जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तब भी जो है पेशेंट को डायलिसिस के लिए रिकमेंड किया जाता है। जैसे पेशेंट का जो है रीनल फेलियर हो गया हो, परमानेंट मतलब डैमेज हो गई हो, अब कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बाहर निकाल पा रहा है किडनी, तब भी जो है डायलिसिस के लिए जो है रिकमेंड किया जाता है। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ डायलिसिस। अब क्या प्रिंसिपल्स हैं डायलिसिस के? मेन 3 डायलिसिस के प्रिंसिपल्स होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं उसके बेस पे डायलिसिस जो है वो वर्क करता है। जो भी डायलिसिस जो प्रोसीजर है वो पूरा वर्क करता है इन 3 प्रिंसिपल्स पे। फर्स्ट होता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है जिसमें सल्यूट का मूवमेंट होता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस इज सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। नाउ द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या रहता है, जब सल्यूट की कंसंट्रेशन जो होता है, जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या करता है, एक आर्टिफिशियल प्रेशर जो है वो देता है, कॉज करता है, क्या करता है, एक आर्टिफिशियल प्रेशर को जो है देता है। जैसे वो आर्टिफिशियल प्रेशर को देगा तब क्या होगा, फिल्ट्रेशन होना जो है वो शुरू हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नाउ द मेथड्स ऑफ डायलिसिस, टाइप्स ऑफ डायलिसिस। अब क्या टाइप्स होते हैं? 2 तरह की डायलिसिस हम करवाते हैं, एक होता है हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनल डायलिसिस। जो हीमोडायलिसिस है वो पेशेंट जो भी है, मैक्सिमम जो है पेशेंट को हीमोडायलिसिस करवाया जाता है। डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं कि हीमोडायलिसिस करवाया जाए, ठीक है। जो हीमोडायलिसिस है वो हॉस्पिटल में करवाया जाता है, ये घर पे नहीं होता है। इसमें जो रिकमेंड किया जाता है कि हॉस्पिटल में ही ये प्रोसीजर जो है वो वर्क करेगा।
ये कब कब करवाया जाता है, इसकी टाइमिंग क्या होती है? ये हम 1 वीक में 3 टाइम्स करवाते हैं। ये एक हफ्ते में 3 टाइम किया जाता है और इसकी जो सिटिंग है वो 4 आवर्स की रहती है। हीमोडायलिसिस का क्या होता है? हीमो मीन्स ब्लड, मतलब हम ब्लड का डायलिसिस करते हैं। इसमें ब्लड को हम क्लीन करते हैं। फर्स्टली इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ क्लींजिंग द ब्लड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर पेशेंट विद एंड स्टेज रीनल फेलियर। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम ब्लड को क्लीन करते हैं, जो भी एक्यूमुलेट हुआ होता है ब्लड के बीच में वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी ब्लड है हमारा उसके बीच में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेट हुआ होता है, उसको हमने क्लीन करना होता है। और ये कब यूज़ किया जाता है हीमोडायलिसिस? जब एंड स्टेज आ जाती है किसकी? रीनल फेलियर की। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं हम? इसमें एक एबी फिस्टुला बनाते हैं। एबी फिस्टुला जो हम 2 to 3 मंथ पहले ही बना देते हैं। जैसे ही डॉक्टर रिकमेंड करता है फॉर द डायलिसिस, उससे 2 to 3 मंथ पहले ही हम एबी फिस्टुला बना देते हैं। इसमें हम एक लार्ज आर्टरी और वेन को लेते हैं जिसका हम एनामोसिस कर देते हैं। नाउ द प्रोसीजर ऑफ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर कैसे वर्क करता है? इसमें मेन चीज़ याद रखना कि इसमें एक यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कहाँ पे? ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से हमने इनके जो लेवल्स हैं उनको जो हमें बाहर निकालना है। ये जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, उसको हमने जो है बाहर निकालना है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। तो वो कैसे निकलता है? एक हीमोडायलिसिस के थ्रू। एक हीमोडायलिजर मशीन होती है, उसके थ्रू जो है हम इन चीज़ों को जो है बाहर निकालते हैं। अब इसका प्रोसीजर कैसा रहता है कि हम रेडियल आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड लेते हैं इस ट्यूब से हम रेडियल आर्टरी से ब्लड लेते हैं। ब्लड जो है वो ट्रैवल करता है इस डिवाइस में। इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? डायसिलेट, ठीक है, डायलिजर बोलते हैं इस डिवाइस को। इस डिवाइस का नाम क्या है? डायलिजर। हम डायलिजर के थ्रू जो है यहाँ से ब्लड जो है वो ट्रैवल करता है। ट्रैवल होने के बाद यहाँ पे डायलिसिस होना शुरू हो जाता है। डायलिसिस होने के बाद ये जो है रेडियल वेन में चला जाता है। रेडियल वेन से ये पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। बट जब यहाँ से डायलिसिस हो रहा है, तो ये डायलिसिस जब होगा तो ये क्लीन ब्लड यहाँ से जो है यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन का जो है सब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा जो है वो निकल जाता है। वो निकल जाने के बाद वो कहाँ पे मिक्स हो जाता है? इस फ्लूइड में। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? ये जो फ्लूइड है एंड दिस वन, इसको हम क्या बोलते हैं? डायलाइजिंग फ्लूइड। जो भी पेशेंट का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, वो क्या करता है? इस फ्लूइड के साथ डिफ्यूज कर जाता है यहाँ पे। जैसे ही यहाँ से ब्लड ट्रैवल होने के बाद यहाँ से जो है यूरिक एसिड जो है वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो है वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड के साथ जो है वो मिक्स कर जाता है। जैसे ही ये डिफ्यूज हो जाता है तो यहाँ से क्लीन ब्लड जो है वो डायलाइज होने के बाद जो है कहाँ चला जाता है? रेडियल वेन में। बट अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ से बाहर फ्रेश ब्लड आएगा जब दोबारा फिर से यहाँ से ब्लड जो है फ्रेश ब्लड आता है, खराब जो बिल्कुल यहाँ से तो फ्रेश ब्लड चला गया, लेकिन यहाँ से दोबारा से हम ट्यूब से ब्लड ले रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा अब इस ब्लड में फिर से यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, तो वो क्या होगा? वो बाहर नहीं निकल पाएगा। वो बाहर क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि पहले से ही डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या होता है? फ्लूइड होता है। तो हमने क्या करना है? इस डायलाइजिंग फ्लूइड का जो भी यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसको हमने जो है बाहर निकाल देना है इसके थ्रू। इस कंटेनर में जो हमने क्या करना है? यूरिक एसिड को जो है बाहर निकाल देना है और दोबारा फिर से इस डायलाइजिंग फ्लूइड को जो है फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड को जो है भेज देना है, जिसमें जो है यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन का लेवल नहीं होता है। इसमें ज़रा भी मतलब इस डायलाइजिंग फ्लूइड में ना तो यूरिया होता है ना यूरिक एसिड होता है। तो हम जब फ्रेश जो डायलाइजिंग फ्लूइड है वो हम यहाँ से भेजते हैं, तो यहाँ से जो है जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आता है और वो इसके साथ डिफ्यूज़ हो जाता है। जैसे ये डिफ्यूज़ हो जाएगा तो वो क्लीन होकर जो है दोबारा फिर से रेडियल वेन के थ्रू जो है वो बॉडी में चला जाएगा। अब ये जो ट्यूब है उसका नाम क्या होता है? इस ट्यूब का नाम होता है सेलोफेन ट्यूब। अब जो सेलोफेन ट्यूब है वो एक सेमी परमिएबल नेचर की होती है, ठीक है। इस पूरे डिवाइस का नाम क्या होता है? डायसिलेट। और इसमें कौन सा फ्लूइड जो है वो वर्क करता है? कौन सा फ्लूइड होता है? इसमें हम बोलते हैं डायलिसिंग फ्लूइड, ठीक है। इसमें डायलिसिंग फ्लूइड होता है, इसको हम डायसिलेट भी बोलते हैं। इस पूरे यहाँ पे जो होता है एक फ्रेश फ्लूइड होता है, यहाँ पे पूरा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जो भी पेशेंट की बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको
उसको इस कंटेनर में जो है वो डिपॉजिट किया जाता है। इसमें हम एक इंजेक्शन डालते हैं हेपरिन। हम इसमें इस ट्यूब में जो है वो हेपरिन का इंजेक्शन डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? कि जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो। तो ये जो है पूरा प्रोसीजर है किसका? हीमोडायलिसिस का। ये कैसे कैसे वर्क करता है। नाउ द सेकेंड इज पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है? इसमें पहले मैं आपको बताऊंगी कि साइट क्या होती है। हम पेरिटोनियल कैविटी में जो है फ्लूइड को डालते हैं। कहाँ डालते हैं? पेरिटोनियल कैविटी में। वो कैसे डालते हैं कि ये एक डायलिसिस सोल्यूशन होता है। ये एक डायलिसिस सोल्यूशन होता है। ये पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी है। ये एब्डोमेन है पेशेंट का, ये पेरिटोनियम है। यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी होती है, यहाँ पे डायलिसिस सोल्यूशन है। हम इस डायलिसिस सोल्यूशन में क्या मिक्स करते हैं? हाइपरग्लाइसेमिक सोल्यूशन। अब हम इस डायलिसिस सोल्यूशन में हाइपरग्लाइसेमिक सोल्यूशन क्यों डालते हैं? फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म जो है वो फास्ट हो सके। जब ये फास्ट होना शुरू हो जाएगी तो प्रॉपर ये जो है ये वर्क करेगा। तो प्रॉपर जो भी ये फ्लूइड है वो ईजिली जो है पेशेंट के पेरिटोनियल कैविटी में जा सकता है। इसमें हम एक इंसुलिन का यूज़ भी करते हैं। इस सोल्यूशन में हम इंसुलिन भी डालते हैं। क्यों डालते हैं? फॉर द हाइपर ग्लाइसेमिक सोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें इंसुलिन का यूज़ करते हैं। इसमें हम हेपरिन इंजेक्शन भी डालते हैं। क्यों डालते हैं? फॉर द ब्लड का जो है क्लॉट ना बने। इसमें हम एंटीबायोटिक भी डालते हैं। अब हम एंटीबायोटिक क्यों डालते हैं? हम इसलिए डालते हैं क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमने पहले से ही डायलिसिस सोल्यूशन में जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है वो डाल देना है। जैसे ही ये पूरा सोल्यूशन बन जाएगा तब हम जो एक कैथेटर होता है उसके थ्रू जो है इस सोल्यूशन को इंसर्ट कर देंगे पेरिटोनियल कैविटी में। अब ये जो कैथेटर है वो कौन सा कैथेटर यूज होता है? वो होता है टेनकॉन कफ कैथेटर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आता है कि कौन सा जो है कैथेटर जो है पेरिटोनियल डायलिसिस में यूज होता है। उसका नाम है टेनकॉन कफ कैथेटर। ये किसके थ्रू डाला जाता है? एक बाइंडर के थ्रू जो है इस कैथेटर को जो है वो लगाया जाता है। और इस कैथेटर को 21 डेज पहले ही लगा दिया जाता है। जैसे ही हमने पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस करवाने के लिए बोलते हैं उससे 21 डेज पहले ही इस कैथेटर को जो है वो लगाया जाता है। उसके थ्रू जो है ये जो सोल्यूशन है वो पेशेंट के पेरिटोनियल कैविटी में जाता है। नाउ इसमें 3 टर्म्स होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको हम बोलते हैं कि फिलिंग टाइम, एक होता है ड्वेल टाइम, एक होता है ड्रेन टाइम। ठीक है, अब फिलिंग टाइम क्या होता है? फिलिंग टाइम होता है जब हम इस डायलिसिस सोल्यूशन को जो फिल करते हैं पेरिटोनियल कैविटी में, उसको हम बोलते हैं फिलिंग टाइम। और ड्वेल टाइम क्या होता है? जब ये जो फ्लूइड है वो पेरिटोनियल कैविटी में कितने टाइम तक रहता है। इस पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड जो रहता है उसको हम बोलते हैं ड्वेल टाइम। नाउ द ड्रेन टाइम क्या होता है? जब हम इस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रेन टाइम। अब फिलिंग टाइम कितने टाइम तक करते हैं हम इस सोल्यूशन को कितने टाइम तक जो पेरिटोनियल कैविटी में डालेंगे? वो हम डालेंगे 20 मिनट्स में। और ड्वेल टाइम क्या होता है कि हमने कब तक इस डायलिसिस सोल्यूशन को पेरिटोनियल कैविटी में रखना है, कितने टाइम तक? 2 to 8 आवर्स तक। इसमें मेन चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि डॉक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि हमने ड्वेल टाइम जो है कितना रखना है। 2 to 3 आवर भी रख सकते हैं या 3 to 4 आवर्स भी रख सकते हैं। मतलब ड्वेल टाइम जो है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। नाउ द ड्रेन टाइम जो है वो कब तक रहता है? हम कब तक जो है इसको बाहर निकालेंगे? 1 आवर भी लग सकता है, 2 to 3 आवर्स भी लग सकते हैं। मतलब कि हमने मैक्सिमम जो है 30 to 1 आवर तक जो है हमने इसका ड्रेन टाइम रखना है। ये होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये ऐसे वर्क करता है। इसमें हम सोल्यूशन जो है लेते हैं, सोल्यूशन को हम इंसर्ट करते हैं पेरिटोनियल कैविटी में। हम पेरिटोनियल कैविटी में जैसे ही इसको इंसर्ट करेंगे तो इसका हमें मेन चीज़ याद रखनी होती है फिलिंग टाइम कब करना है, ड्वेल टाइम कब करना है और ड्रेन टाइम कब करना है। नाउ द कॉम्प्लिकेशंस क्या रहती हैं डायलिसिस की? क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी? हीमोडायलिसिस की अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पेरिटोनियल की अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हीमोडायलिसिस की क्या कॉम्प्लिकेशन रहेंगी? जैसे हाइपोटेंशन हो जाएगा पेशेंट को, मसल क्रैम्प्स हो जाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, सेप्टिसीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं, हेपेटाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं।
नाउ द पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन रहेंगी, लो बैक पेन होगा बहुत ज़्यादा पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन होगा। कॉमन है कि जब एब्डोमिनल पेन क्यों होगा, क्योंकि हम एब्डोमेन में ही तो पेरिटोनियल कैविटी में ही हम सॉल्यूशन को इंसर्ट करते हैं, तो पेशेंट को एब्डोमिनल पेन रहेगा, पेशेंट को निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। नाउ द न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या होती है डायलिसिस की, हमने इसमें पेशेंट को एडिक्वेट प्रोटीन देना होता है, विटामिन्स देने हैं, मिनरल्स इंटेक देना है। हमने पेशेंट को कंट्रोल करने को बोलना है कि वो पोटाशियम कंट्रोल करे, पोटाशियम अपने डाइट में जो है कम से कम ले, सोडियम कम से कम लेना है, अडीमा को कंट्रोल करके रखना है, अट्रैक्टिव डाइट देनी है पेशेंट को। इसमें हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने एक अट्रैक्टिव डाइट लेनी है। टू कंट्रोल द कैल्शियम विटामिन डी इंटेक, हमने पेशेंट को बोलना है कि इसमें आपने क्या करना है, विटामिन डी इंटेक जो है वो कम लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं वो पूछते हैं, जो भी डायलिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं वो पूछते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए डायलिसिस के थ्रू, बाद में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना चाहिए, जो भी डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं। तो इसमें हमने पेशेंट को बताना है कि अपने एक हाई क्वालिटी प्रोटीन इंटेक लेना है, जिसमें हाई क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोटीन हो, जैसे मीट हो गया, फ़िश हो गया, नॉन वेज जो है ज़्यादा लेना है, एग लेना है। दिन में आपने मतलब मैक्सिमम 2 एग्स तो लेना ही लेना है। इसमें हमने फ्लूइड इंटेक ज़्यादा लेना है, वाटर इंटेक ज़्यादा लेना है। वाटर इंटेक ज़्यादा क्यों लेना है, क्योंकि हम ज़्यादा जब फ्लूइड इंटेक लेंगे, वाटर इंटेक लेंगे, तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिन के थ्रू जो है वो ईजिली निकल जाएगा। हमने इसे पेशेंट को बोलना है कि अपनी डाइट में जो होता है वो लो पोटाशियम लेना है, बिल्कुल लो पोटाशियम लेना है। स्वीट पोटैटो जो है बहुत कम लेना है, अरबी हो गया वो कम लेनी है, बीट रूट जो होता है वो कम लेना है। हमने पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपने सॉल्ट जो है अपनी डाइट में कम से कम लेना है, सॉल्ट फ्री डाइट लेनी है। इसमें पेशेंट को समझ नहीं आता, जो भी डायलिसिस के पेशेंट तो उनको समझ नहीं आता कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें पेशेंट को करेला खा लेना चाहिए, पंपकिन खाना चाहिए। वो कब, इसमें भी पोटाशियम ज़रूर होता है, इसमें लो पोटाशियम होता है, बट इसमें एक काम कर सकते हैं डायलिसिस के पेशेंट कि इसमें जो भी ये जो करेला होता है, पंपकिन हो गया, जैसे ब्रिंजल हो गया, इन सब सब्जियों को जो है एक गर्म पानी में गर्म करने के बाद जो है इन सब्जियों को ये जो पेशेंट जो है वो ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि पोटाशियम की जो भी मात्रा होती है वो जो होती है वो कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है पोटाशियम जो कम से कम लेना है। नाउ द नर्सिंग रूल्स। इसके नर्सिंग रूल्स क्या होंगे, क्या क्या रोल होता है नर्स का, बिफोर डायलिसिस क्या रोल रहेगा, ड्यूरिंग डायलिसिस क्या रोल रहेगा, और आफ्टर डायलिसिस क्या रोल रहेगा। बिफोर डायलिसिस क्या होगा, हमने इन्फॉर्म करना है, कंसेंट साइन लेना है। जैसे ही पेशेंट डायलिसिस के लिए आता है तो हमने उससे एक इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर पूरा, आस्क करना है पेशेंट को टू अवॉइड, चेक करना है पेशेंट का वेट हो गया, वाइटल साइंस हो गए। जब भी कोई भी पेशेंट आता है डायलिसिस के लिए तो फर्स्टली हमने उसका वेट चेक करना है। आफ्टर डायलिसिस भी हमने पेशेंट का जो है वो वेट चेक करना है। चेक करना है फॉर द कैनुला, फिस्टुला साइड चेक करनी है हमने इसमें। अब आ गया ड्यूरिंग डायलिसिस। ड्यूरिंग डायलिसिस क्या करेंगे, हम रेगुलर ऑब्जर्वेशन करेंगे, चेक करेंगे उसके वाइटल्स, उसका बीपी चेक करेंगे, उसका फीवर चेक करेंगे आफ्टर 15 मिनट्स के बाद, क्योंकि बीपी जो है वो फ्लक्चुएट हो जाता है इसमें बहुत ज़्यादा। हमने फूड उसको सर्व करना है एज उसके इंटरेस्ट के बेस पे। और ये एटलीस्ट ये जो ट्रीटमेंट है डायलिसिस का वो 2 to 4 आवर्स के लिए रहता है। इसमें हमने बैक केयर देनी है, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो एक ही पोजीशन में रहता है, 4 आवर्स के लिए पेशेंट एक ही पोजीशन में रहेगा, ठीक है। इसके लिए हमने उसको बैक केयर देना है। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी कॉम्प्लिकेशंस, पेरिटोनियल के अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, हीमोडायलिसिस की जो है वो अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसमें क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो हमने डॉक्टर को जो है वो इन्फॉर्म करना है। नाउ द आफ्टर डायलिसिस। आफ्टर डायलिसिस में क्या होता है, चेक कर रखना है, रिकॉर्ड रखना है वाइटल्स का, पूरा बीपी कितना आया है, पेशेंट का फीवर कितना है, ये सब जो है वो रिकॉर्ड करके रखना है। पेशेंट की जो भी कंडीशंस हैं उसको रिकॉर्ड करना है, क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं, मेडिकेशंस देनी है एज ऑर्डर्ड। एक्सप्लेन करना है पेशेंट को केयर आफ्टर एचडी, आफ्टर हीमोडायलिसिस। आफ्टर हीमोडायलिसिस हमने पेशेंट को केयर जो है वो एक्सप्लेन करनी है। इन्फॉर्म करना है फैमिली को कि आपका नेक्स्ट डायलिसिस कब होगा। हमने पेशेंट को सेंड करना है, पेशेंट को या तो हमने घर भेज देना है या तो वार्ड में भेज देना है। जैसे कोई पेशेंट होते हैं वो एडमिट होते हैं ऑलरेडी, तो हमने या तो उसको वार्ड में भेज देना है या तो उसको घर भेज देना है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please subscribe and share.